लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और जो भी था सारा चीज हमने पढ़ लिया था। मतलब कि अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, बाह्य प्रयत्न। आज हम पढ़ेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, कौन से मुंह से बोले जाते हैं, या जीभ से बोले जाते हैं, या फिर दंतोष से बोले जाते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान कितने प्रकार का होता है। तो वर्णों के जो उच्चारण स्थान होता है वह 8 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो उर, कंठ, सिर, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं किसी भी वर्ण को बोलने के लिए। तो जो कंठ से बोले जाते हैं उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ये जो जितने भी वर्ण के उच्चारण स्थान है उसका एक ट्रिक है, आपको हम आगे दिखाते हैं वो ट्रिक। तो कंठ से जो बोले जाते हैं उसका जो श्लोका होता है, ट्रिक जो होता है वो याद करने का, वो ये होता है अकु विसर्जना कंठा। यानी कि अ और कवर और ह और विसर्जन, विसर्जन जो होता है वो किससे बोले जाते हैं? आपको कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं, और ये कंठ है विकरण। अब जो तालु से बोले जाते हैं दूसरे नंबर पे, तो वो किसका श्लोक क्या है? इचु यसानम तालु, यानी ई च वर्ग और स। ये किससे बोले जाते हैं? ई और च और वर्ग पूरी और स, ये और स किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है कि मूर्धा से बोलने वाले। तो रिटू रसाना मूर्धा, यानी रिटू रसाना मूर्धा की री टवर्ग र और ये स किससे बोले जाते हैं? आपको किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। उसके बाद आता है लिरितु लसाना दंता, यानी लिरी टवर्ग और ल और स वो किससे बोले जाते हैं? दांत से बोले जाते हैं, दांत से की हेल्प ली जाती है। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे ओष्ठ से कौन कौन सा बोले जाते हैं? तो उपुप धमानयानम ओष्ठो, यानी ओष्ठ से जो बोले जाते हैं उ आते हैं, पवर्ग आते हैं पूरा, और प और फ आते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। नासिका से जो बोला जाता है यम गणनानम नासिका च, यानी य म ग ड न, ये क्या नासिका से बोले जाते हैं, और अनुस्वार भी नासिका से बोला जाता है। ए दै तो कंठ तालु, ए और दै ये किससे बोले जाते हैं? कंठ तालु, दोनों के हेल्प से बोले जाते हैं, दोनों का मिश्रण करके बोला जाता है। ओ दोटो कंठोष्टम, जो लास्ट होता है कंठोष्टम, सबसे लास्ट वाला जो होता है वो होता है कंठोष्टम। ओ दोटो कंठोष्टम, यानी कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं। उसके बाद 9वां जो होता है दंतोष्टम, यानी दंत और ओष्ठ के हेल्प से बोला जाता है। और 10वां होता है जिह्वा मूल से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल से बोला जाता है। अब आप इसमें एक दो वर्ड सुने होंगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, ये सब क्या हो? तो एक ट्रिक याद करना है। इचु यसानम तालु, इधर वर्ड भी लिखे हुए कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं वो भी याद रखना। ऋतु रसाना मूर्धा, ऋतु रसाना दंता, उपधमानयानमोष्टो, ये दैतो कंठ तालु, ओडवतो कंठोष्टम, जीवा मूलस्य जीवा मूलम, अकारस्य दंतोष्टम, यम गन्नानम नासिका च। ये आपको ट्रिक है जो आपको बच्चे को याद होना चाहिए। ये याद हो जाने से क्या हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएगा। जितने भी वर्ण है इजिली आप याद रख पाओगे कौन सा कहां से बोला जाता है। इस टॉपिक से 3 या 5 क्वेश्चंस इजिली आ जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब इसी का हम देखते हैं कि इसमें फिगर में दर्शाया है कि कैसे कहां से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, वो यहाँ पे फिगर में दर्शा रखा है। तो ये देखते हैं। उसके बाद अब वर्ण के हम जान लिए कहां से कौन सा वर्ण बोले जाते हैं। उसके आगे हम जानेंगे कि प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न कितने तरह का होता है। तो वर्णों के 2 प्रयत्न होते हैं, कौन कौन से? एक होता है अभ्यंतर, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अब अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, बाह्य प्रयत्न क्या होता है और प्रयत्न क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। तो किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जो हम चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जो कोशिश करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न 2 तरह का प्रयत्न होता है। अब हम जानेंगे कि अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। तो अभ्यंतर प्रयत्न ये होता है भीतर, मतलब कि हमारे शरीर के भीतर जो वर्णों को बोलने के लिए हम अंदरूनी शक्ति के यूज करते हैं, कोशिश करते हैं, यानी शरीर के अंदर यानी मुंह के अंदर से जो हम प्रयत्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? तो स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, द्विवृत्त, विवृत और संवृत, ये 5 तरह का आपको ये वर्ण होते हैं। तो स्पृष्ट में कौन कौन सा आता है? तो स्पृष्ट में वो आते हैं जो अभ्यंतर में जिह्वा, तालु, मूर्धा, दंत आदि के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, वो स्पृष्ट में आते हैं। ईषत् स्पृष्ट में वो आते हैं जो थोड़ा सा स्पर्श या थोड़ा सा बस छू करके निकल जाता है, वो ईषत् स्पृष्ट में आता है। विवृत का अर्थ होता है जो खुला हुआ, एकदम खुलकर बोलने वाला जो वर्ण होता है उसे हम विवृत कहते हैं। ईषत् विवृत का अर्थ होता है थोड़ा सा रुक करके, निकल के या खुला हुआ। विवृत का मतलब थोड़ा ढका हुआ या रुक करके बोलने वाले, उसे हम ईषत् विवृत में रखते हैं। ठीक है।
अब कौन कौन से वर्ण आएंगे वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें, ठीक है। तो संवृत में कौन सा आता है, ढका हुआ या बंद करके, किसी भी वर्ण को हम बोलते हैं तो अंदर से जो हम मुंह बंद करके जो प्रयत्न करते हैं वो संवृत में आ जाता है आपको। अब हम देखेंगे कौन सा वर्ण आता है किसमें। तो स्पृष्ट को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, तो 25 वर्ण आते हैं। कौन कौन सा, क से लेकर म तक, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 25 वर्ड किसमें आते हैं, स्पृष्ट में। ईसत स्पृष्ट में कौन सा आता है, अंतस्थ व्यंजन आता है। उसमें कौन कौन सा आता है, य, र, ल, व, जिसको हम यन प्रत्याहार भी कहते हैं। ईसत, ये दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ईसत द्विवृत्त में उष्म व्यंजन आते हैं। कौन सा, जो शल्य प्रत्याहार, पहले हमने पढ़ा था शल्य प्रत्याहार उष्म व्यंजन, वो कौन से आते हैं ईसत द्विवृत्त में। विवृत्त में कौन सा आते हैं, तो अन्न पर अच प्रत्याहार जो होते हैं, 9 अच जो होते हैं वो सारे किसमें आते हैं, विवृत्त में आते हैं। और सवृत्त में कौन सा आता है, ह्रस्व अ आता है बस। अब आता है कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, क्या होता है बाह्य प्रयत्न, वो होता है कि किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जब हम अंदर से चेष्टा करेंगे, उसके बाद हम बाहर से भी चेष्टा करेंगे, कोई ना कोई कोशिश तो बाहर से भी होगा, कोशिश करेंगे हम, तो वो जो बाहरी चेष्टा और कोशिश होगी उसे क्या कहेंगे हम, बाह्य प्रयत्न कहेंगे। अब बाह्य प्रयत्न जो होता है वो 11 प्रकार का होता है, 11 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है और कौन कौन से वर्ण किसमें आते हैं वो अभी हम बताएंगे आपको। एक होता है विवार, दूसरा सवार, तीसरा श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। इसे अब देखो ट्रिक से कैसे याद करें, सर 11 का 11 कैसे याद कर सकते हैं। तो विवार और सवार एक साथ, श्वास नाद एक साथ, घोष अघोष एक साथ, अल्पप्राण महाप्राण एक साथ, उदात अनुदात और स्वरित, ये तीनों एक साथ पूरा का पूरा 11 आपको हो जाएगा। अब विवार सवार अघोष किसका होता है, तो खर प्रत्याहार जो होता है उसके अंतर्गत जो आने वाले वर्ण होते हैं वो किसमें आते हैं, विवार श्वास और अघोष में आते हैं। किसमें आते हैं, उसमें आते हैं। और सवार नाद घोष किसका होता है, तो हस प्रत्याहार जो होता है उसका स्वाद नाद और घोष ये होता है, स्वार नाद और घोष होता है। उसके बाद अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण का मतलब होता है कम, यानी जिसका कम हो, यानी जिसको बोलने में हमें कम वायु की नीड पड़ती हो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कहते हैं जिसमें यन प्रत्याहार आता है, यानी प्रथम दूसरे और तीसरा वर्ण किसी भी क से लेकर के म में कवर्ग चवर्ग टवर्ग, पहला वर्ण दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। और महाप्राण का मतलब क्या होता है, यानी महा मतलब बड़ा। तो महाप्राण किसका किसका होता है, तो दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है। जैसे अल्पप्राण में पहला तीसरा, और जैसे कवर्ग में देखे तो क और ग और लास्ट वाला अंगा, यानी पहला तीसरा और पांचवा का क्या होगा, अल्पप्राण होगा। और दूसरा और चौथा क्या होगा, महाप्राण होगा। जैसे कवर्ग में देखे तो क के बाद ख आता है दूसरा वर्ण, ग घ आता है चौथा वर्ण, तो ख और घ का क्या होगा, महाप्राण होगा। महाप्राण का अर्थ होता है अधिक या ज्यादा प्राण का अर्थ, ठीक है। महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा और शल्य प्रत्याहार पूरा बाह्य प्रयत्न महाप्राण में आता है। उसके आगे हम देखेंगे, अब उसके आगे जब हम देखते हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे कि आपको अल्पप्राण आना चाहिए, महाप्राण आना चाहिए, कौन कौन से वर्ण किसमें आते हैं। तो इस चैप्टर में अभी इतना ही था, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले चैप्टर में हम ये सारे चैप्टर्स इंक्लूड कर लिए होंगे, खत्म कर लिए होंगे, तो अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में संज्ञा प्रकरण के साथ। और ऐसे ही ढेर सारा लेक्चर्स पाने के लिए, सारे सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।